समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर और खबर दिल्ली से है, जहां 9 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या की गई है। बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें कि नेहरू बिहार में रेप के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई है। पड़ोस के मकान से सूटकेस में शव मिला है। बता दें कि पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है और आरोपी फरार है। तो पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। दिल्ली से यह खबर है, जहां 9 साल की बच्ची से रेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। तो बेरहमी से बच्ची की हत्या की गई है और दीपक हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए बर्बरता देखने को मिली है। 9 साल की बच्ची से पहले रेप हुआ है, उसके बाद हत्या कर दी गई है। क्या ये पूरा घटनाक्रम है? जी बिल्कुल मयूरी, बता दें आपको कि ये दिल्ली के नेहरू विहार का पूरा मामला है, जहां फिर से एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जहां 9 साल की बच्ची के साथ पहले रेप होता है और उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। मामला दिल्ली का है और जहां पूरी बात बताएं आपको कि ये जो बच्ची थी वो अपने पड़ोस के चाचा के घर में बर्फ़ लाने के लिए गई थी, लेकिन बहुत देर तक वो घर वापस नहीं आई। उसके बाद इसके पिता उसको ढूंढने के लिए जब बाहर निकले तो गली के बच्चों ने उसे बताया कि ये किसी सामने वाले घर में गई है। तो जब पिता वहां पे जाता है तो उस घर में ताला लगा था। ताला तोड़ने के बाद देखा जाता है कि सूटकेस में इस बच्ची की बॉडी थी, जो खून से लथपथ वो बॉडी थी। उसके बाद उसके पिता उसको जेपीसी अस्पताल ले जाते हैं, जहां पे उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। पिता का ये भी आरोप है कि मोहल्ले के कुछ लोगों ने इस तरह की दुष्कर्म किया है, इस तरह का बर्बरता किया है। पहले उसके साथ रेप करके उसकी हत्या की गई है और जिसको लेकर के पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। हालांकि पॉस्को एक्ट के तहत मामले को दर्ज किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा ये जो घटना सामने आई है मयूरी, कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना है। जिस तरह से लगातार हम देश की राजधानी दिल्ली का हम जिक्र करें तो चाहे रेप का मामला हो या फिर मर्डर का मामला हो, तो क्राइम के स्तर पे राजधानी बिल्कुल लगातार दीपक ये मामले सामने आ रहे हैं। और देखिए जिस तरह से ये मामला सामने आया है, महज 9 साल की बच्ची है जिसके साथ रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई है। इस पूरे मामले पर परिजनों का क्या कहना है? क्या उन्होंने किसी को लेकर शक जताया है? आरोपी का पता चल पाया है कि आरोपी कौन है, कहां का रहने वाला है, क्या उसका बैकग्राउंड है? जी फिलहाल ये स्पष्ट कहना अभी सही नहीं है, क्योंकि आरोपी का नाम अभी चिन्हित नहीं किया गया है। लेकिन जो परिवार वाले हैं उनका साफ तौर पे यही आरोप है कि मोहल्ले के कुछ लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि घर के पड़ोस में ही जो मकान था उसी में बच्ची का लाश मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि मोहल्ले के लोग इसमें शामिल हैं। हालांकि जो आरोपी है जिसका वो मकान है वो फिलहाल में फरार अभी है। हालांकि और कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी भी चल रही है। जो दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर्स के इलाके हैं वहां पे भी पुलिस की लगातार छापेमारी चल रही है और जिसका वो मकान है उस मकान का जो मालिक है वो भी वहां पे फरार है। तो कहीं ना कहीं ये भी शक जताया जा रहा है कि उस मकान मालिक उसमें शामिल है। साथ ही तमाम जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, बच्ची के दोस्तों से भी बातचीत की जा रही है, क्योंकि 9 साल की बच्ची जब अपने घर से अपने चाचा के घर के लिए निकलती है और बीच में ही रास्ते में वो गायब हो जाती है, तो पड़ोसियों पे सबसे ज्यादा संदेह किया जाता है। यदि हम पूरे आंकड़े का जिक्र करें मयूरी, दिल्ली में लगभग रेप का जो मामला है 2024 और 25 के बीच में तकरीबन लगभग 70,000 से ज्यादा के ये पूरा मामले आ गए। उसमें से 38,000 ऐसे मामले हैं जिसमें सिर्फ पड़ोसियों पे ही ये सक गया है, पड़ोसी इसमें शामिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज का जो वक्त है, जो विश्वास किया जाना है, आप किस पे विश्वास करोगे, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से समाज क्रूरता की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, 9 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से रेप जैसे जघन्य अपराध किया जाता है, उसका हत्या कर दिया जाता है, तो समाज की मानसिकता पे भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। साथ ही सुरक्षा को लेकर की भी बातें की जाती है, जहां एक तरफ देश महिला सशक्तिकरण की बात करती है, जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं, वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में बच्चियों के साथ जिस तरह से रेप किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा होता है। ना कि सिर्फ दिल्ली की बात है या फिर
फिर तमाम और भी राज्यों का हम जिक्र करें तो महिला उत्पीड़न के जो मामले हैं वो आए दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस पॉस्को एक्ट के तहत जांच में जुटी हुई है, आरोपियों का भी शिनाख्त किया जा रहा है, लोगों से पूछताछ की जा रही है और जो इस घर में ये अपराध हुआ है उसको फिलहाल में सील कर दिया गया है। जी बिल्कुल दीपक, कहीं न कहीं जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं व्यवस्थाओं को लेकर, कानून को लेकर, वो सभी जमीनी स्तर पर फेल नजर आ रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर बरेली से है जहां 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया है। देखिए एक और ये मामला सामने आया है जहां पर घिनौनी हरकत की गई है। जरी कारीगर रफीक इसका नाम बताया जा रहा है जिसने बच्ची से रेप किया है। बच्ची ने मां को पूरी आपबीती बताई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। पीड़िता की मां ने एफआईआर दर्ज करवाई है। बारादरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां देखिए महज 7 साल की बच्ची जिसके साथ दरिंदगी की गई है और पीड़ित की मां ने अब मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। बरेली का ये पूरा मामला है जहां जरी कारीगर है ये रफीक इसका नाम बताया जा रहा है जिसने बच्ची से दुष्कर्म किया है, मौके से फरार हो गया है और पीड़िता की जो मां है उसने मुकदमा दर्ज करवाया है। और दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, 7 साल की बच्ची से रेप हुआ है, क्या पूरी जानकारी? देखिए 7 साल की बच्ची के साथ रेप का पूरा मामला है। बारादरी थाना क्षेत्र का मामला है। बताया कि पड़ोस में रहने वाला किराए पे जो जरी कारीगर है वो बच्ची के साथ उसने दुष्कर्म किया और दुष्कर्म के बाद जब बच्ची अपने घर पहुंची तो कपड़ों पे खून लगा देख और बेसुध बच्ची से मां ने जब पूछा तो मां को पूरी घटना उस बच्ची ने बताई और मां के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और जब उस आरोपी के घर गए तो आरोपी घर से फरार हो गया। उसके बाद तत्काल मां अपने पड़ोसियों के साथ बारादरी थाने में पहुंची। वहां पीड़िता ने लिखित शिकायत की आरोपी के खिलाफ, जहां पुलिस ने उस आरोपी को दबिश दी तो आरोपी फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की गिरफ्तारी की जल्द बात कही जा रही है। जी धन्यवाद दीपक आपका जानकारियों के लिए। और खबर मथुरा से है जहां बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर विवाद लगातार चल रहा है। बता दें कि कॉरिडोर के विरोध में गोस्वामी परिवार की महिलाओं ने युगल घाट पर दीपदान किया है जहां सेवायतों और प्रशासन की वार्ता को 11 दिन बीत गए हैं। वार्ता का अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। गोस्वामी परिवार की महिलाओं का कहना है कि परियोजना सेवा परंपरा को ठेस पहुंचाने वाली है। ये समाज का कहना है। मंदिर की आत्मा को ठेस पहुंचाने वाली परियोजना है। मंदिर का पारिवारिक स्वरूप प्रभावित होगा। तो देखिए अपने अपने तर्क रखे जा रहे हैं जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि कॉरिडोर बनने से लोगों को फायदा होगा और सरकार का ये भी कहना है कि जो भी जगह या दुकानें रहेंगी उसका मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये विरोध देखने को मिल रहा है। गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव देखिए लगातार वार्ता चल रही है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो वार्ताएं हो रही हैं वो पूरी तरह से विफल हैं। लगातार इसका विवाद देखने को मिल रहा है। कहां तक अभी स्थिति पहुंची हुई है, क्या कुछ मौजूदा अभी हालात हैं? देखिए मयूरी, जो विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर है, यहाँ पर करीब दूर दराज इलाकों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तब से सरकार ने कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया है। कॉरिडोर बनाने का जो यहाँ पर बात आई है तो उसके बाद जैसे ही सरकार का फैसला आया कॉरिडोर यहाँ बनेगा और उसके बाद जो सेवायत है बिहारी जी के वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें अड़चने आ रही हैं और लगातार जो प्रशासन की टीम है लगातार सेवायत के साथ वार्ता कर रही है। पिछले 11 दिन से लगातार बातचीत चल रही है लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। इवन कह सकते हैं कि आगरा मंडल के अधिकारी भी, कमिश्नर हो या वो डीआईजी हो, वो भी लगातार यहाँ आकर सीएफसी सेंटर में बैठक कर रहे हैं। जब लोकल प्रशासन से, जिला स्तरीय प्रशासन से जब बात नहीं बनी, वो वहाँ के सेवायतों को समझाने में फेल साबित हुए, तो उसके बाद सीएम सलाहकार अवनीश अवस्थी भी यहाँ सेवायतों के बीच पहुंचे। उन्होंने काफी देर तक बातचीत की। सीएफसी सेंटर में काफी देर तक बैठक चली लेकिन वहां भी उस बैठक का विरोध हुआ। जो लोग थे वो बैठक छोड़कर वापस आ गए। उनका कहना था कि यहाँ जिला प्रशासन है कि लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, हमारी नहीं सुनी जा रही। इस तरीके की चीजें वहां देखने को मिली थी और टीएफसी सेंटर के बाहर कॉरिडोर हाय हाय के नारे भी लगाए गए थे। लगातार जो प्रशासन की वार्ता है वो सेवायतों के साथ अभी तक विफल नजर आ रही है। सेवायतों का कहना है कि कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ की जो प्राचीनता है वो खत्म हो जाएंगी। जो वृंदावन की जो पहचान है कुंज गलियों से वो तोड़ दी जाएंगी, वो पहचान खत्म हो जाएगी। कह सकते हैं कि वहाँ की जो सेवायतों कहना है कि जो दिव्यता और भव्यता है वो खत्म हो जाएगी। इसको लेकर सेवायत लगातार विरोध कर रहे हैं और ट्रस्ट का जो गठन किया गया है उसमें उनकी जो लोग हैं कम संख्या में रखे गए, इसका भी वो
पूर्ण जोर से विरोध कर बिल्कुल रहे हैं। गौरव, अपने लगातार अपने तर्क दिए जा रहे हैं और देखने वाली बात होगी क्या निष्कर्ष निकलता है। आप बने रहिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। और खबर मथुरा से सामने आ रही है, जहां गोवर्धन में मुस्लिम बस्ती के समीप अवशेष मिले हैं। गौरक्षक दल ने गौवंश अवशेष होने का दावा किया है। स्थानीय लोग और गौरक्षकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। गोवर्धन थाना पुलिस ने अवशेषों को कब्जे में लिया है। एसएसपी के आदेश के बाद अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। घटना के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। जो भी दोषी होगा कठोर कार्रवाई की जाएगी, एसएसपी की तरफ से कहा गया है। बरसाना रोड पर मस्जिद के समीप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एसएसपी का ये साफ तौर पर कहना है। और देखिए, घटना के सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। हर एक बिंदुओं पर अब जांच पड़ताल की जा रही है। मथुरा से यह खबर आपको बता रहे हैं। बरसाना रोड पर मस्जिद के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक जिम है, इसके पीछे एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है। वहाँ पे कुछ झाड़ियाँ उगी हुई हैं। वहाँ आज कुछ अवशेष मिले। इसके स्थानीय लोगों द्वारा ये आरोप लगाया कि ये गौवंश के अवशेष हैं। इसके आधार पर, उनकी तहरीर के आधार पर नामजद लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मौके से जो भी अवशेष बरामद हुए हैं उसे परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। जो भी इसमें दोषी है उनको कठोर कार्रवाई सुनिश्चित। ये पहला मामला है गोवर्धन का। अगर गोवर्धन में भी अगर गाय सुरक्षित नहीं है तो ये समझ लीजिए कि ब्रज में कहीं गाय सुरक्षित नहीं है। गोवर्धन क्षेत्र के आसपास जो मेरे गाँव इलाका है वहाँ तो समझते हैं कि चलो मैं गाय काटते हैं, ले जाते हैं, आए दिन पकड़ी जाती है। 7 दिन पहले बरसाने में भी पकड़ी थी गाड़ी, हर जगह गाड़ी पकड़ी जा रही है। पर अगर गोवर्धन में भी ये कार्य हो रहा है तो फिर आप किस तरीके से प्रशासन से हम कहाँ तक हिंदू सुरक्षित है, कहाँ तक अपनी संस्कृति सुरक्षित है। ये बिल्कुल कंफर्म है कि गाय है। आप हाथ लगा के देखेंगे तो मांस क्लियर दिख रहा है कि गाय का है। और ये भी बिल्कुल क्लियर है कि ये दोपहर और शाम के बीच की ही कटी हुई है। पूरी खाल वगैरह पेड़ों पे लटकी हुई है। पीछे जितने भी घर हैं वो मुस्लिम बाहुल्य के घर हैं सारे। तो देखिए, गोवर्धन के पास मस्जिद के समीप ये जो अवशेष हैं वो मिले हैं, जिसके बाद भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल पुलिस जो है मौके पर पहुंची हुई है और जांच पड़ताल भी की जा रही है। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या ये पूरा मामला है जिस तरह से गोवर्धन में मुस्लिम बस्ती में अवशेष मिले हैं और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए मयूरी, ये पूरा मामला गोवर्धन थाना क्षेत्र का है। वहाँ पर गौरक्षक के दलों से सूचना मिलती है कि वहाँ कुछ अवशेष पड़े हुए हैं। गौरक्षक दल के लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और वहाँ हंगामा खड़ा कर देते हैं। गौरक्षक दल के जो लोग थे उनका भी ये दावा था कि जो अवशेष है वो गौवंश के। मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंच जाती है और स्थानीय पुलिस के साथ जो गौरक्षक दल से उनकी नोक-झोंक भी होती है। उसके बाद आला अधिकारी पुलिस के भी वहाँ पहुंच जाते हैं। उसके बाद उनको समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं और उनके जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं। वहीं एसएसपी विप्लव कुमार के निर्देश पर इस पूरे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। घटनास्थल के आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं। एसएसपी ने कहा है कि अगर इसमें जो भी कोई दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल वहाँ जो पुलिसकर्मी और जो गौरक्षक दल थे देर रात उनके बीच भी वहाँ नोक-झोंक देखने को मिली थी। धन्यवाद गौरव आपका जानकारियों के लिए। और खबर हापुड़ से है, जहां भाजपा विधायक और भाजपा नेता आपस में भिड़ गए। 7000 गज जमीन के कमीशन को लेकर यह विवाद हो गया। बता दें कि जय भगवान को जमीन बिक्री का कमीशन नहीं मिला और इसी को लेकर यह विवाद हो गया। बीजेपी विधायक विजयपाल आरती का बयान सामने आया। जमीन बिक्री से हमारा कोई मतलब नहीं है, यह विधायक का कहना है। हमें ब्लैकमेल कर रहा है जय भगवान शर्मा। विधायक की तरफ से देखिए सफाई के तौर पर यह बातें कही गई हैं। हापुड़ नगर कोतवाली के तहसील चौराहे का यह पूरा मामला है। तो हापुड़ का ये पूरा मामला है, जहां देखिए भाजपा विधायक और भाजपा नेता आपस में भिड़ गए हैं। 7000 गज जमीन के कमीशन को लेकर यह विवाद हुआ है। जय भगवान को जमीन बिक्री का कमीशन नहीं मिला। बीजेपी विधायक विजयपाल आरती का बयान सामने आया। का कहना है कि जमीन बिक्री से हमारा कोई भी मतलब नहीं है, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। जय भगवान शर्मा की तरफ से ब्लैकमेल किया जा रहा है। हापुड़ नगर कोतवाली के तहसील चौराहे का यह पूरा मामला है। कुछ पीड़ित लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा विधायक जी हम अपने प्लॉट की चौबंदी कर रहे हैं और ये जय भगवान शर्मा चौबंदी नहीं होने दे रहे। मैंने इन्हें फ़ोन मिलाया कि भाई आप लोग इन्हें तंग क्यों कर रहे हो।
ने मुझसे कहा कि विधायक जी इस क्षेत्र की रामपुर और सबली की जब गांव में की कोई ज़मीन लेता है तो मैं इसकी कमीशन लेता हूँ और मुझे ये कमीशन जब तक नहीं देंगे मैं इनकी चौबंदी नहीं कर दूँगा। वो फिर मुझसे बोला विधायक जी ज़बरदस्ती से मेरे पे प्रेशर बनाने लग गया कि तुमने मेरी कमीशन मरवा दी और ये 20 लाख रुपए तो मैं आपसे लेके ही मांगूंगा। और ये मेरे पर लगातार प्रयास करता रहता है, फ़ोन करता है, परेशान करता है कि मेरी कमीशन दिलवाओ, मेरी कमीशन दिलवाओ। तो देखिए कमीशन का ये पूरा मामला है और इसी को लेकर विवाद देखने को मिला है, जिसको लेकर देखिए अब बयान भी सामने आए हैं। जिस तरह से आप अभी सुन रहे थे, हापुड़ का ये पूरा मामला है जहां भाजपा विधायक और भाजपा नेता आपस में भिड़ गए। 7000 गज जमीन के कमीशन को लेकर ये विवाद हो गया। जय भगवान को जमीन बिक्री का कमीशन नहीं मिला। बीजेपी विधायक विजयपाल आरती का अब इसको लेकर बयान सामने आया है। वहाँ पे हमने जमीन ली थी, सबली के पास हमने जमीन 4-5 जन पार्टनरों ने हमने जमीन ली थी। रामपुर गांव का पिंटू प्रधान है, उर्फ जय भगवान है, ये हमसे आके बोला इस क्षेत्र में जो भी जमीन लोगे उसके लिए कमीशन मुझे देनी पड़ेगी, मेरे बिना नहीं हो सकते। पूरे गांव में हमने इस बात को अपने विधायक जी के सामने रखी। हमारे विधायक जी ने हमसे कही कि ऐसे बदमाशी में आपसे कोई नहीं लेगा। उन्होंने हमारे साथ तहसीलदार भेजे, उन्होंने वहाँ नाप तोल हुई। उसके बाद भी जो हमसे रोज फोन आते हैं, बदतमीजी करता, कहता मुझे पैसे दो अन्य मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। हमसे ये 25 लाख रुपए मांगता। और खबर लखनऊ से है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से डीजीपी राजीव कृष्णा ने मुलाकात की है। बता दें कि नवनियुक्त पीपीएस अफसरों ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जहां पीपीएस अफसरों के साथ डीजीपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग में ये मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो पीपीएस अफसरों ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। और खबर लखनऊ से है जहां चिन्हट पुलिस ने बी फार्मा छात्र सुसाइड मामले में आरोपी समर्पण कॉलेज ऑफ फार्मेसी के अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी पर फीस जमा करने को लेकर छात्र को प्रताड़ित करने का आरोप था, इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। छात्र के बड़े भाई अमित कुमार ने सुसाइड नोट के आधार पर कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर नीरज कुमार वर्मा और शिक्षिका गरिमा सिंह और डीन दीप्ति शुक्ला और अकाउंटेंट मोहम्मद फैज और आशीष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और इसी मामले में पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। तो देखिए समर्पण कॉलेज को लेकर लगातार जो जांच पड़ताल है वो की जा रही थी। मुकदमा कल पुलिस ने दर्ज किया था। और खबर कानपुर देहात से है जहां भोगनीपुर पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। 13 सालों से फरार अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। आरोपी सुरेश यादव मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया। सुरेश यादव के भाई ने आत्महत्या की थी। भाई को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था इस पर। मामले में कोर्ट से जारी हुआ था स्थायी वारंट। अभियुक्त से पूछताछ कर पुलिस ने जेल भेज दिया। तो भाई को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। लंबे समय से आरोपी फरार चल रहा था और पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक अभियोग जिसका क्राइम संख्या 48/2011 है का अभियुक्त सुरेश यादव लगभग 13 वर्षों से अरेस्ट नहीं हुआ था। माननीय न्यायालय द्वारा इस पर स्थायी वारंट जारी किया गया था, जिस पर जनपद की सर्विलांस एवं थाना टीम के संयुक्त प्रयास से इसे जनपद मेरठ के शास्त्री नगर ब्लॉक से अरेस्ट किया गया है और शेष वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो देखिए लंबे समय से ये फरार चल रहा था अभियुक्त, जहां पर पुलिस और सर्विलांस की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम सुरेश यादव बताया जा रहा है और इसे मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। तो सर्विलांस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लंबे समय से ये फरार चल रहा था। पुलिस इसकी तलाश में थी, लगातार दबिशें दी जा रही थी। भाई को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप इस पर था और कोर्ट की तरफ से वारंट जारी किया गया था। अब देखिए पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है।
और खबर बस्ती से है, जहां ट्रक में यूरिया डलवाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अज्ञात वाहन ने 3 लोगों को रौंद दिया। चालक, पंप संचालक और खलासी इसके चपेट में आ गए। चालक और यूरिया पंप संचालक की मौत हो गई। खलासी की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज चल रहा है। अज्ञात वाहन फरार है। खोजबीन में पुलिस जुटी हुई है। छावनी के विक्रमजीत शंकरपुर यूरिया पंप की घटना बताई जा रही है, जहां ये बड़ा हादसा हुआ है और हादसे में 2 लोगों ने जान गंवा दी है। एक की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज चल रहा है। तो खलासी की हालत नाजुक है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है और अज्ञात वाहन फरार है। पुलिस द्वारा मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। अज्ञात वाहन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ा ये हादसा हुआ है। तो ट्रक में यूरिया डलवाने के दौरान हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने 3 लोगों को रौंद दिया और 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, दर्दनाक हादसा हुआ है, 2 लोगों की जान चली गई है, कैसे हादसा हुआ? जी मयूरी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि देर रात ये ट्रक जो है यूरिया डलवाने के लिए हाईवे के किनारे ही जो पंप था वहां पे रुका हुआ था। इसी दौरान जब यूरिया डाला जा रहा था तो पंप संचालक और ड्राइवर दोनों एक साथ खड़े थे, जबकि खलासी जो कुछ ही दूर पे खड़ा था। इसी दौरान एक अनियंत्रित ट्रक आता है, अनियंत्रित वाहन आता है, जो तीनों लोगों को रौंदते हुए वहां से फरार हो जाता है। बहरहाल मौके पे पंप संचालक और ड्राइवर की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है, जबकि दीपक जो इनका खलासी है उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई बताया जा रहा है कि वह कोमा में है। बहरहाल जैसे घटना की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जो घायल राजू था उसको इलाज विक्रमजोत लेके पहुंचे, जहां से उसको हायर सेंटर अयोध्या के लिए रेफर कर दिया गया था। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं भारत समाचार पर आ रहा है खास शो फोक भारत। भोजपुरी सुपरस्टार्स के साथ जहां मनोज तिवारी का तड़का होगा, मालिनी अवस्थी के लोकगीत और भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह का एक अलग ही अंदाज देखने को मिलेगा। रविवार 8 जून से देखिए रात 9 बजे फोक भारत, सिर्फ भारत समाचार पर। फोक भारत के मंच पर होने वाला है सुर की ऐसी जंग जिसमें दिखेगा लोक गायकी का असली रंग। राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना। जमाई राजा नैखे मांगत साया साड़ी, नैखे मांगत कांगना, रहते आँखी के सोझा हमरू, रहते आँखी के सोझा हमरू, और किसी मोर सजना। छोटा समझकर जिसे सबने भगाया, ऐसा एक सच्चा कलाकार जब फोक भारत के मंच पर आया। मैं भारत समाचार के दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं आपके सूट संग्राम गांधी मैदान में जो हुआ था उसमें भी चाय बेचा हूं। आसपास भी लोग नहीं घूमने नहीं देते थे, लेकिन लोग तिरस्कार किए हैं, बोले जाओ 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 तुम क्या गाओगे। लेकिन आज फोक भारत के वजह से मुझे इतने बड़े स्टेज पे साज बाज में गाने के लिए तो मैं दिल से कोटि कोटि नमन करता हूँ। फोक भारत देखिए 8 जून से हर रविवार शनिवार रात 9 बजे भारत समाचार पर। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार भोजपुरी के सबसे बड़े सितारे फोक भारत के मंच पर। भारत समाचार पर लगा है समाचार के साथ संस्कृति, संगीत और संस्कार का समागम। स्वागत कर जाओ देश के सुपरस्टार, लोक गायक और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी के। राजा जी एक करे ताराल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। संगीत का सबसे बड़ा त्योहार गोदन भागु गई बेरे गोदना, गोदन गोदन हारी रे, गोदन भागु गई बेरे गोदना। आवन उड़ा दी अचरवा बलमुजी, आवन उड़ा दी अचरवा बलमुजी। और खातिर का
लाल के चुमती झुमती बन के कान के तोहरा बाली कि भगवान बना दिहते काशी हमके होठवा के होठ डाली राधे बलबुआ निहले गारी हो तरकारी के मीनाना फोक भारत देखिए 8 जून से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ भारत समाचार पर। प्रेजेंटेड बाय MV एजुकेशनल ग्रुप, एक कदम सफलता की ओर।